जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। आप सभी का केन क्लब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड सत्र 2023-24 का मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपके समक्ष लेकर के आया हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स पार्ट ए का MCQ आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन। तो क्रमशः एक शानदार कंसेप्ट के साथ एक एक सवाल को समझेंगे, किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा और उसके पीछे कौन सा कंसेप्ट काम करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में मैंने लिखा है यूपी बोर्ड 2023-24 क्लास 10th मैथमेटिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशंस पार्ट ए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। और इस क्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पे पड़ी हुई है और 2023-24 सत्र का मॉडल प्रश्न पत्र है। तो उसी का सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक ना। तो इस प्रकार के अगर सवाल आए तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। इसमें ऑप्शन ए में 20 दिया है, बी में 15, सी में 180 और डी में 36 दिया हुआ है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी सवाल हो उसको आप हल करना चाहते हैं तो उस सवाल को समझिए और उसके कीवर्ड को नोट कीजिए। तो इसमें क्या क्या हमें पता है उस चीज़ को समझते हैं। तो इस सवाल में हमारे पास एलसीएम दिया है, तो दिया है उसको नोट कर लीजिए। तो क्या क्या दिया है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिया है एलसीएम। एलसीएम आपका पता है कितना, 60 यानी कि 60। और क्या है, HCF भी दिया है। तो HCF आपको पता है कितना, 3। और इसमें एक संख्या दे रखा है, एक संख्या आपको इसमें पता है और उसका डेटा कितना है, 12। ठीक है। और पूछा क्या, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ दिया है, दूसरी संख्या इक्वल टू व्हाट। तो कभी भी इस प्रकार के सवाल आए जो कहे कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम HCF 3 है, एलसीएम HCF दिया हो और उसमें से कोई एक संख्या दिया हो, दूसरी संख्या पूछे, तो उसको हल करने का बड़ी आसान तरीका होता है। तो इसमें तो एक चीज़ ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है। तो दूसरी संख्या पूछा है तो इसके लिए जो फार्मूला काम करेगा हमारे पास, तो लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई HCF बटे पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या, पहली संख्या। ठीक है। तो देखिए इस सवाल का अगला स्टेप क्या होगा। तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं एलसीएम हमारा है 60 मल्टीप्लाई बाई HCF है हमारा 3 पूरे का बटा पहली संख्या कितनी, 12 है। 12 के टेबल में 60 आता है तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 5 × 3 = 2। तो 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। तो इसका आंसर आ गया 15। यानी कि आपको पता करना था कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हम लोगों ने सॉल्व किया तो आया 15। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए में 20 दिया है, बी में 15, यानी कि ऑप्शन संख्या बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप जो MCQ आपको मिलता है OMR शीट जो मिलेगा, उस OMR शीट पे ऑप्शन बी पे आप क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल क्लियर हो गया। इस क्रम में देखिए, इस क्रम में आपका दूसरा सवाल क्या है तो उसको समझते हैं। देखिए दूसरा सवाल इसके बगल में दिया हुआ है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। पहला ऑप्शन दे रहा है सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया सदैव परिमेय संख्या
और तीसरा ऑप्शन दिया परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा में दिया है 1। तो इसका क्या होगा, तो देखिए इसका क्या होगा, तो शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब हो गया शून्य से आगे की तरफ की जो संख्या होती है, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक ना, या 1/2 1/3, इस तरह शून्य से बड़ी जो संख्या होती है वो शून्येतर परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्या जो होती है उसे P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। और इसमें कंडीशन क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये परिमेय संख्या हो गया। दूसरी बात है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस हिसाब से समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या सपोज मान लीजिए 1 है या 1/2 लिख सकते हैं, और एक परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या जैसे करनी में 2 से आप गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल क्या होगा, करनी में 2 आएगा। तो क्या जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो परिमेय है कि या अपरिमेय है, तो गुणनफल से आपको पता चल जा रहा है कि ये जो गुणनफल है ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सदैव अपरिमेय संख्या, यानी हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस क्रम में तीसरा सवाल देखिए क्या होगा हमारा। तीसरा सवाल कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, 2 हल होंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए हमारे पास रेखा युग्म समीकरण दिया है, 2 समीकरण है, x + 2y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर 1 मानिए। और एक दिया है हमारा 4x + 8y - 20 = 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसका एक मानक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, a1 x + b1 y + c1 = 0, ठीक ना, तथा a2 x + b2 y + c2 = 0 से तुलना करने पर अब इसका हमें क्या करना है, तुलना कर देना। जब इसका तुलना किया जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा, तो देखिए जब इसका तुलना करेंगे तो a1 की जगह पर हमारा 1 है, यानी a1 = 1, b1 = 2 और c1 = -5 है, तथा a2 यानी इस वाले समीकरण का दूसरे वाले समीकरण से तुलना कराइए। तो a2 = है 4, इसको साइन समेत लिखते हैं, b2 = है 8 और c2 = है -20, ठीक है। और हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा हल होगा, किस प्रकार से। तो एक इसके बीच में कंडीशन होता है, उसको लगाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम a1/a2 = b1/b2, b1/b2 = c1/c2। इसको अगला स्टेप देखिए, a1 डेटा कितना है, 1/2 हो गया, b1 कितना है, b1 है हमारा 2 है ना, और बटा b2 है 8, ठीक है। a1 हमारा 1 है और a2 हमारा 4 है, यहाँ पे 4 रहेगा, c1 देखिए -5 है, -5 और c2 है -20, तो -20, ठीक है। अब इस पे देखिए वर्क कीजिए, ये तो कट जाएंगे दोनों, तो कटेंगे तो क्या आएगा, 1/4 = 1/4 आएगा, ठीक है। जब इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तो इसका मतलब ये है कि जो रेखाएं होती है वो संपाती होती हैं, और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उस स्थिति में इनके जो हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।
अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस स्थिति में अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होती है। अगर इस प्रकार सवाल आता है और पूछा जाए कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे, यानी कि उस संख्या से अगर 70 125 यानी कोई अलग अलग संख्या है उसको विभाजित किया जाए तो क्रमशः शेषफल या कोई एक शेषफल प्राप्त होता है। तो उस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम करते क्या है कि HCF ज्ञात करने का काम करते हैं। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि या तो हम 13 से ऑप्शन पे चेक करें, 13 से 70 और 125 को भाग देके देखें कि 5 और 8 आ रहा है कि नहीं है। 65 से चेक करें, 875 से चेक करें, 1725 से चेक। तो 1750 तो ऐसे ही नहीं होगा, 1750 से भाग देंगे तो ये ऐसे ही छोटा है, ख़त्म। 875 भी नहीं होगा, बच गया 65 और 13। तो इस ऑप्शन को क्लियर करना है कौन सा सही है। तो देखिए इसका सल्यूशन, तो इसके सल्यूशन में देखिए हमारे पास जो संख्या है वो है, संख्या हमारे पास है वो संख्या क्या क्या है, एक है हमारा 70 और एक है हमारा 125। इसके शेषफल क्रमशः क्या है, शेषफल क्रमशः 5 और 8 है। ठीक है, शेषफल क्रमशः 5 है और कितना है, 8। ठीक है ना। तो करते क्या है कि इन दोनों संख्याओं में से इन दोनों शेषफलों को अलग अलग घटा देंगे। तो 70 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 65, तथा 125 में से 8 माइनस करेंगे। क्रमशः का मतलब हो गया कि जो यहाँ 70 पहले है तो यहाँ 5 पहले है, तो 70 में से 5 कटेगा, यहाँ उसके बाद 125 है तब 8 है, तो 125 में से 8, यानी जो पहले आता है उसको पहले में से घटाते हैं। तो 125 में से 8 घटाइए, तो देखिए 5 में से 8 नहीं जाएगा, कर लेंगे 15, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा आपका, यहाँ बच गया 11, यानी कि 117। अब 65 और 117 का निकालिए HCF, है ना। तो HCF निकालने का एक भाग विधि से कर देंगे, 2 अंक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 117 है। 117 को 65 से भाग दीजिए, 65 के टेबल में 2 बार में 130 हो जाता है, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक बार में कटेगा। 65 एकम 65, 7 में से 5 गया, 2 आया, यहाँ पे कितना बचा, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में 6 गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 52 से इस 65 में भाग करेंगे, तो 52 से एक बार में कटेगा, 52 आ गया, घटाएंगे 13 बचेगा, 13 से भाग देंगे 52 को, 13 के पहाड़े में 4 बार में 13 चौको 52 होता है। अब ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि 13 के पहाड़ा पढ़ने से हमारा क्या होगा, ये 52 कट गया। यानी कि 13 एक ऐसी संख्या है जिस संख्या से अगर 70 और 125 को भाग दिया जाता है तो क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए आगे के सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बड़ी मज़ेदार सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा 13, 45, 55 या 65। तो ये चीज़ें हमें पता करनी है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, ठीक है। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3 का मल्टीपल, तो 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 3 का पहाड़ा हम 5 बार तक पढ़ लेंगे। तो देखिए क्या क्या होगा, 3 होगा पहला, 3 के बाद से 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और ये होगा 15। अब इस पे हमें क्या करना है, बताना है इसका योग कितना होगा।
तो एक तो सबसे आसान तरीका है योग बताने के लिए कि इन सबको आसानी से जोड़ दीजिए। 3 + 6 + 9 + 12 प्लस कितना हो गया 15। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 अच्छो 9, 9 में 9 जोड़ देंगे तो 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45। तो आपका कितना आंसर आ गया 45। तो ये बड़ा आसानी से इसको ला दिए। अगर ये नहीं पता है तो आप सूत्र का प्रयोग कीजिए। एक SN = होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + 2a प्लस, ठीक है, और अगर 2a + n-1 इंटू डी। और इसके अलावा एक और प्रश्न में होता है, अगर आपको अंतिम पद पता हो तो n/2 और a + an, ठीक है ना। तो इसमें आप डेटा रखिए, टोटल कितना है 1 2 3 4 5। तो n का मान है 5, 5 बटा कितना हो गया 2 ब्रैकेट क्लोज। a के जगह पर कितना है, a का मतलब प्रथम पद होता है, तो a की जगह पर है हमारा 3 प्लस n, n का मतलब अंतिम पद कितना है 15 है, ये 15 ले लिए, ठीक है। अब इसको वर्क कराइए तो 15 3 कितना होते हैं 18। तो 5/2 × 18 हो गया, 2 के पहाड़ा से 9 बार में 9 बचे कितना हो गया 45। तो हमारा क्या आंसर होगा 45। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। बड़ा अगर संख्या दे दे तो उसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा 45, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद वाला सवाल देखिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला दिया है, दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है। दूसरा कह रहा है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा कह रहा है कि समीकरण के विविधकर 0 है। चौथा कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है, केवल ए सही है। तो आखिर इसमें से सही है कौन? तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारा द्विघात समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0। अब इसका हम निकाला विविधकर। विविधकर निकाला जाए तो विविधकर के हिसाब से हमारा क्या होगा, देखिए इसमें विविधकर डी से दिखाते हैं इसको। डी = होता है b² - 4ac, ठीक है। और इसको तुलना करा देंगे हम ax² + bx + c = 0 से। जब तुलना कराएंगे तो b के जगह पर हमारा -4 है और a के जगह पर हमारा 2 है, c के जगह पर कितना है 3 है। इसलिए d = b के जगह -4 का करेंगे होल स्क्वायर, -4 × a के जगह पर क्या है 2 है ना, इंटू 3। तो 4 का -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 यहाँ पे, ठीक है, बराबर 16 में से 24 घटे माइनस में कितना होगा 24 होगा। तो यहाँ पे जो डी है, डी का वैल्यू सॉरी यहाँ पे 16 में से -24 घटाएंगे तो माइनस में 8 आएगा, ठीक है, माइनस में 8। तो ये हमारा माइनस में 8 आ गया। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, जो डी का वैल्यू है वो हमारा छोटी हो रही है किससे 0 से। तो कंडीशन ये कहता है कि अगर डी का मान 0 से छोटा हो, यानी कि इसका विविधकर क्या हो गया, पहला दिए गए समीकरण विविधकर 0 से कम है, तो 0 से कम आ गया, पहला तो बात एकदम सही है। तो उस स्थिति में समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में यानी कि पहला और दूसरा, देखिए पुनः पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो उस हिसाब से 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 में ए और बी क्या है सही है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें ये समझ में आपको आना चाहिए कि अगर डी का मान 0 से कम आ गया तो इसका मतलब इसका विविधकर 0 से कम है, पहला ऑप्शन सही है, ऐसे हो गया। और इसके साथ एक कंडीशन होता है कि इसके जो मूल होते हैं वास्तविक नहीं होते। तो यहाँ तो आपका क्लियर हो गया।
देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,3 और बी 5 जीरो हैं। इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण इसका बताना है। तो देखिए पहली तो बात यह है कि एक आयत बना लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन में एक बनाते हैं हम लोग आयत। तो इस प्रकार से हमने बना लिया एक आयत। आयत में कह रहा है ए ओ बी सी, यहाँ से स्टार्ट कर ए ओ बी और ये हो गया हमारा सी। ए ओ बी सी, ए ओ बी सी में क्या क्या पता है। ए आपको पता है 0,3, ओ पता है आपको 0 और 3, फिर से बी पता है आपको 5 और 0। तो इसमें से कह रहा है कि इसका विकर्ण, तो एक तो विकर्ण हमारा यहाँ से ये बन जाएगा और एक हमारा ये वाला लाइन इधर बन जाएगा, दो विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई बता करना है। तो देखिए बड़ा आसानी से इसमें कंसेप्ट समझ में आ जा रहा है कि यहाँ से ए और बी जो है इन दोनों के निर्देशांक बिंदु पता है। तो जब निर्देशांक बिंदु पता है तो इन दोनों के बीच की दूरी विकर्ण बन रहा है। तो विकर्ण ए बी की लंबाई पता कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं विकर्ण ए बी बराबर, इसमें लिख सकते हैं अंडर रूट। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, उसका फार्मूला होता है करनी में, करनी लगा दीजिए। करनी में लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस पे काम कीजिए। देखिए x1 तो a x1 हो गया 0, तो करनी में x1 यानी 0 माइनस x2 इसमें यानी कि x1 y1 x2 y2, ठीक है। फिर स्पष्ट कर देना हूँ, ये हमारा x1 ये हमारा y1 ये हमारा x2 ये हमारा y2। तो उस हिसाब से हमारा 0 में से क्या कर देंगे x2 घटाएंगे -5 यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस पे वर्क करेंगे तो आपका क्या होगा -5 बचेगा, 0 में से 5 के -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी कि माइनस करनी में कितना आ गया 34। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, तीसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से ये सवाल बन गया, ठीक है। इसके बाद से इसके अगले सवाल को समझिए। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण x प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो k बराबर क्या होगा, यानी k का मान होगा 2 होगा, -2 होगा, या 1/4 होगा, या 1/2 होगा। देखिए ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है। कोई द्विघात समीकरण दे रखा हो और उस द्विघात समीकरण में से कोई एक मूल ज्ञात हो और उसमें से कोई दूसरा डेटा के बारे में पूछ रहा हो, यानी कि गुणांकों के बारे में पूछ रहा हो, तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो एक मूल होता है वह x का मान होता है या y का, यानी उसके जो चर होते हैं उसी के मान होते हैं। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं चूँकि x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 और एक मूल है ना, एक मूल बराबर कितना दिया है 1/2। तो ये इस मूल को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख देंगे प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। इस पे काम कीजिए। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस k/2, ये -5/4 इसको भेज दीजिए इधर, 5/4 प्लस में हो जाएगा, k/2 रहने दीजिए, 5/4 माइनस 1/4 पक्षांतर किए माइनस में हो गया, k/2 रहने दीजिए, इसको हल कीजिए 4, 5 माइनस 1, फिर से इसको हल करेंगे, k/2 बराबर 4/4 कट के कितना आ गया 1, यानी k/2 बराबर 1, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर भाग इधर जाके गुणा करा देगा तो आ गया हमारा 2। तो इसका k का मान कितना हो गया 2। पूछा था k का मान ज्ञात कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा।
इसके बाद के सवाल देखिए, बहुत ही मस्त सवाल है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए त्रिभुज वाला चैप्टर से इस सवाल को उठाया गया। तो अगर कोई दो त्रिभुज हो और उसके बारे में पूछे समरूप कब होते हैं, तो इसके ऑप्शन देखिए, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कंडीशन क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होने का कंडीशन ये होता है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी पहला ऑप्शन सही। दूसरा एक कंडीशन और होता है कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात हो वो समान अनुपात में हो, यानी कि समान अनुपात में होने का मतलब समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। तो यानी पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से कौन सा सही होगा, तीसरा, यानी सी सही होगा। क्यों, क्योंकि लिखा है उपयुक्त दोनों। अब देखिए इस क्रम में नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, कह रहे यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाइए, ये, और इसको मानिए 90 अंश। तो एक समकोण त्रिभुज ABC में C जो है, यानी C यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या है, 90 अंश है। तो ये हमारा A हो गया और हमारा B हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, AC 3 सेंटीमीटर, A से C 3 सेंटीमीटर, और AB नहीं BC हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी, बिंदु C से जाने वाली माध्यिका, यानी कि AB जो है इस 90 अंश के सामने वाली भुजा है जो कर्ण का, तो इसकी माध्यिका मतलब इसके बीच वाली बिंदु से इस कोण को मिलाने वाली रेखा जो है यही इस पर क्या काम करेगी, माध्यिका का काम करेगी। इसको मैंने मान लिया D है, ठीक है। तो हमें CD पता करना है। तो जो डेटा पता है उस हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पहले हम पता कर लें AB कितना होगा। तो AB बराबर पता करना है, तो AB हमारा क्या है, इसमें कोण है हमारा, तो कोण AB बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कोण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब है AC, तो AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का डेटा रखिए, AC का डेटा कितना है, 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। BC का डेटा कितना है, 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, ठीक है। अंडर रूट 25 बराबर कितना होगा, 5। तो हमें AB पता चल गया 5 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें एक कंसेप्ट क्या होता है इसका, कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज के जो समकोण है उस समकोण के सामने वाली भुजा पे कोई माध्यिका पूछा जाए, तो वह जो माध्यिका की लंबाई होती है CD, यह CD उसके कर्ण का आधी होती है, कर्ण का आधा, यानी कि जो CD होगा वो कर्ण AB का आधा होगा। और कर्ण AB का आधा मतलब 5/2 काट देंगे तो 2 क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो ये लॉजिक होता है इसका हल करने का, ये तरीका होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल दिया है अगला, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया 1, 3/4 और 1/2 और 1/4। तो देखिए इसका सलूशन कैसे होगा, ठीक है। देखिए इसमें हमें दिया क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हमें ज्ञात क्या करना है, साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा को ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो इसको लिखना हो तो ए प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस 2ab करके लिख सकते हैं। और जब इसको हल करेंगे तो फिर से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इस हिसाब से इतना हो गया। और इस चीज़ को हम आगे ये भी लिख सकते हैं किस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम सर्व समीकरण से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 लिख दिया। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा समीकरण 1 में दिया है बराबर 1, तो इसके जवाब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। इसमें देखिए 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। और इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। अब आ जाइए इसमें बड़ा वाला सॉल्यूशन जो किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब, इसलिए साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समीकरण 2 से क्या है, 0 है, 0 लिख दिया। 1 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसको हल करने का तरीका। बहुत ही बड़ा दे दिया है, हालांकि इसको इसमें नहीं देना चाहिए 1 नंबर में, लेकिन जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है उसमें इसको दे दिया है। खैर कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए अब दूसरा सवाल देखिए, मतलब नेक्स्ट सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसका तरीका हल करने के 2 हैं, या तो इस ऑप्शन को इसमें रख दीजिए, एक जगह पर 0 रख के चेक कीजिए, एक 32 रख के चेक कीजिए, एक 45 के बाद 60 रख के दोनों में चेक कीजिए, LHS इक्वल टू RHS या RHS इक्वल टू LHS कब हो रहा है। या एक तरीका और है इसका सॉल्यूशन का, वो क्या है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a है, तो हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, तो इस बराबर साइन 2a है। तो यहाँ देखिए साइन 2a से साइन 2a कैंसिल, तो कॉस a बराबर क्या बचेगा, 1। कॉस के पदों में 1 का मान कितने अंश के पदों में होता है, तो कॉस a इक्वल टू कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो कॉस से कॉस कैंसिल, यानी फाइनली a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो a का मान कितना होगा, 0 डिग्री, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे की सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको देखिए सॉल्यूशन इसका करना है। देखिए कह रहा है 4, यहाँ पे दिया है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, ठीक है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं। इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कोस थीटा इक्वल टू 3/4
4। तो दोनों का कंपेयर करा जी, अंश से इसकी तुलना कीजिए, हर से इसकी कीजिए। तो यहाँ पे हमारा लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसलिए जो पूछा है उसको नोट कीजिए, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा का डेटा कितना है 3 है, रखिए, माइनस कॉस थीटा का डेटा कितना है 4 है, बटा 4 इंटू साइन थीटा का मान 3 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 4, इसको करके 4 3 12 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 8, बटा 4 3 12 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 4 3 12 प्लस 4 16। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये 2/3 है, 1/3 है, यानी कि 1/2, यानी सी नंबर आपका सही है। ठीक है, अब देखिए आगे के सवाल। ये भी सवाल बहुत ही मस्त सवाल है, ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है, 14 नंबर सवाल है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, सेक ए होगा, साइन ए होगा, कॉस ए होगा या कॉस ए होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, सेक ए प्लस टेन ए है इंटू 1 माइनस साइन ए है। सेक ए और टेन ए को चेंज करते हैं हम लोग, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं, और प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए हो गया, और इसको ऐसे रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए को ऐसे रहने दिया, इक्वल टू इन दोनों में हर देखा जाए समान है तो कॉस ए रहेगा, तो कॉस ए रहेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे बचा है 1 माइनस साइन ए। फिर से आगे बढ़िए, आगे क्या है हमारा, दोनों में इसका बटा 1 मान सकते हैं, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा है, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए रहेगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को यहाँ पे फॉलो कर लिया गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर्व समीकरण से कॉस स्क्वायर होता है ए अपान कॉस ए, कॉस से घात पावर ख़त्म, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है। तो देखिए ये सूत्र, ये क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया है लेकिन इसमें सूत्र ऑप्शन में रख दिया है, अगर आपको सूत्र नहीं याद है, फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है पाई बटे 360 इंटू आर स्क्वायर थीटा, या थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 करके आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है ना, यानी एक सुराही में कौन कौन सा आकृति मिल करके बनती है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सुराही बनाना है आपको, तो सुराही में पहला ऑप्शन दे एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। तो आपको सुराही पता होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तरीका क्या है इसको समझने का, तो देखिए ये जो सुराही होता है, एक इसमें गोला होता है, ठीक है ना, और क्या होता है इसमें एक बेलन होता है, और सुराही में एक गोला और एक बेलन का संयोजन होता है। यानी कि जब एक गोला के ऊपर ही हिस्सा पे क्या रख दिया जाए, इस बेलन को लगाया जाए, तो हमारा क्या बनेगा, एक प्रकार का सुराही बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमारा गोला हो गया और हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया। यानी एक सुराही में किसका किसका संयोजन होता है, गोला और
बेलन का। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है ना। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। तो 1 से 10 अगर आप धनात्मक विषम संख्या कौन कौन सी होगी, तो 1 से 10 के बीच में धनात्मक विषम संख्या आपका हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया 9 हो गया। और इसका माध्य पता करना है, तो आपके टोटल नंबर कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। 1 से 10 के बीच में 5 विषम संख्या हो रही है 1 से 10 तक में। ठीक ना। तो माध्य बराबर हमारा क्या होता है, माध्य बराबर इन संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा कुल संख्या से भाग देना, यानी 5 से भाग देने के 5 संख्या है तो हमारा क्या होगा, जोड़िए 3 1 4 5 9 9 18, 18 में 7 जोड़िए 25, तो 25 बटा क्या हो गया 5, भाग दे दीजिए, करके कितना आ गया 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। ठीक है, तो आप आराम से इस सवाल को कर लेंगे। फिर से आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। देखिए यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, इसका सॉल्यूशन समझिए। ठीक है, इस सॉल्यूशन में आंकड़े जो हमारे पास है वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, और इस आंकड़े में हमारा क्या क्या है, देखिए इस आंकड़े में हमारा 13 है, 15 है, 16 है, 17 है, 19 है और 20 है। सब आरोही क्रम है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, इसमें टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 1 6। यहाँ पे n बराबर 6 है, जो कि क्या है सम है, और हमें माध्यिका ज्ञात करना है। जब n का मान जो होता है वो सम में होता है तो उसके लिए माध्यिका बराबर होता है n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान, पद का मान और पूरे का बटा 2। ठीक है, अब इसमें डेटा रखिए, n/2 पद का मान यानी 6/2 पद का मान प्लस 6/2 + 1 पद का मान, पूरे का बटा 2 इक्वल टू 6/2 यानी कि 3वें पद का मान, 3वें यानी तीसरे 1 2 3 कितना हो गया 16 प्लस 6/2 यानी 3 + 1 4वें पद का मान 17/2। जोड़िए इसको कितना होगा 17 16 जोड़ेंगे 33/2। ऑप्शन में देखिए 33/2 है, एकदम दिया है सी नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ प्रेषणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। यानी कि इस प्रेषण का माध्य 27 दिया है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो माध्य दिया है हमारा कितना 27 और बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 45। तो पूछा है माध्यिका, तो इसके माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का जो संबंध होता है वो क्या है कि माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका 2 गुणे माध्य माइनस बहुलक, बहुलक। तो 2 गुणे 27 माइनस 45 बराबर 27 दूनी 54 - 45, सॉरी 54 - 45 बराबर कितना होगा 9। ऑप्शन में कह दिया है ए बी सी, नहीं दिया है, यानी इसका कौन सा आंसर सही हुआ डी, कोई नहीं। ठीक है, और उसके बाद से देखिए 19 नंबर के बाद 20 नंबर सवाल देखिए, लास्ट MCQ आधारित सवाल है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रवृत्ति है। एक पासा, जैसे पासा आप देखें, ये जो पासा होता है वो क्यूब के आकार का होता है और इसमें 6 फेस होते हैं और उन सभी फेसों पे अलग अलग अंक निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं
कि कुल परिणाम इसमें कितने होते हैं, कुल परिणाम जो होते हैं, कुल परिणाम आपके कितने होते हैं इसमें, तो देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं और 6 होते हैं। टोटल कितने हो गए, 6। और उसमें क्या है क्वेश्चन में कि जब पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो 3 से छोटी है ना, 3 से छोटी यानी कि इसमें जो हमें संख्या पता करना है तो 3 से छोटी विषम संख्या कितनी है, 1 है। तो ये हमारा 1 है, तो 3 से छोटी विषम संख्या हो रही है 1, ठीक ना। तो यहाँ पे संभावित परिणाम क्या है हमारा, 1 है। तो हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर जो संभावित परिणाम है उसमें हम कुल परिणाम से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। तो इस हिसाब से आपने अगर इस पूरे वीडियो से जुड़े हैं तो आपने पूरा MCQ देखा, और आपका ये जो सत्र 2023-24 का मॉडल प्रश्न पत्र है उसका MCQ आपका 20 क्वेश्चन जो दिया था वो आपका क्लियर हुआ। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और इसी आधार पे जितने भी आपके बुक में MCQ क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर करके आप उसे आसान कर सकते हैं, उस पर काम कीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है आपको तो आप इस चैनल के माध्यम से आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और फिर से उसका सलूशन हम आपको शेयर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।